और गमन और संचलन में पेशियाँ। पेशियों के बारे में ये पढ़ा भाई कि पेशियों की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, ठीक है। अधिकांश पेशियों की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, कुछ पेशियों की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, जैसे आंख की पेशियाँ, सीलियरी मसल्स और आइरिस, इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। फिर हमने जिन पेशियों के बारे में बात की है वो है कंकालीय पेशियाँ। पेशियाँ तीन तरह की है, चिकनी पेशियाँ, हृदय पेशियाँ और कंकालीय पेशियाँ। तो इस चैप्टर में हम जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो सब किसके बारे में पढ़ेंगे? कंकालीय पेशियाँ। पेशियों के गुण की अगर हम बात करें तो पेशियों का गुण क्या है? तो सबसे पहले उत्तेजनशीलता, दूसरा संकुचनशीलता, तीसरा प्रत्यास्था और चौथा प्रसारीय यानी एक्सटेंसिबिलिटी। अगर इंग्लिश में बोले तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारे गुण हैं पेशियों के। कंकालीय पेशियों के बारे में ये बात की कि कंकालीय पेशियां अस्थियों के साथ में कंडरा द्वारा जुड़ी रहती है ना, बीच में आती है कंडरा, कंडरा को बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन आएगा, बोन को पेशियों के साथ में जोड़ेगा। टेंडन या जो कंडरा है वो खुद कोलेजन तंतुओं से बना हुआ है और कोलेजन तंतु आगे जाके फैल जाते हैं और पेशी को चारों ओर से ढक लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फेशिया, डीप फेशिया। याद आ रहा है कुछ? तो यानी पेशियों के सबसे बाहर जो होता है वो है डीप फेशिया। फिर पेशियों के अंदर की बात की तो हमने पेशियों का एक बंडल देखा था। पेशियों के बंडल के चारों ओर एक आवरण था जिसको हमने कहा था एपीमाइसियम। जो किसका बना होता है एपीमाइसियम? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, यानी सघन अनियमित संयोजी ऊतक का बना होता है। फिर हमने उसको कट किया, कट करने के बाद में देखा तो अंदर छोटे छोटे बंडल थे, पुलिकाएं। एक को बोलते हैं फेसिक्यूलस, फेसिक्यूलस, और बहुत सारे को मिला के बोलते हैं फेसिक्यूलाए, ठीक है। एक फेसिक्यूलस जो है उसके चारों ओर भी एक आवरण था, उसको हमने कहा था पेरीमाइसियम, और वो भी था सघन अनियमित संयोजी ऊतक का, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। वो बंडल है, वो किसका बंडल है? वो बंडल है तो मायोफाइबर का। किसका बंडल है? मायोफाइबर। मायोफाइबर क्या है? मायोफाइबर एक पेशी कोशिका है, एक मसल सेल, एक सेल को हम क्या बोलते हैं? मायोफाइबर कहते हैं। फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोशिका लंबी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मायोफाइबर कहते हैं। उस मायोफाइबर के ऊपर भी एक आवरण है, उसको हमने कहा था एंडोमाइसियम, लेकिन वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, वायवीय संयोजी ऊतक का बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई? फिर हमने लास्ट एक मायोफाइबर की संरचना के बारे में बात की थी कि भाई मायोफाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल। मायोफाइबर के अंदर क्या है? मायोफिब्रिल। और मायोफिब्रिल किसका बना हुआ है? मायोफिलामेंट। तो आप मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट दोनों को एक ही मान सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, तो दोनों एक ही चीज हो सकती है। लेकिन और अगर इसको विस्तार से समझना हो तो हम ये बोलेंगे कि मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट है। मायोफिलामेंट किसको कहते हैं? एक्टिन और मायोसिन को कहते हैं। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन को मिलाकर कहते हैं मायोफिलामेंट, और वो किसके अंदर होता है? मायोफिब्रिल के अंदर होता है। तो अब अंदर से बाहर जाते हैं, सबसे पहले अंदर आएंगे। सबसे अंदर वाली संरचना क्या है? मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट किस में है? मायोफिब्रिल में। मायोफिब्रिल किस में है? मायोफाइबर में। मायोफाइबर कहाँ है? एक बंडल में, जिसको हमने कहा पुलिका यानी फेसिकुलस, और बहुत सारे फेसिकुलस मिलके फेसिकुलाई, और बहुत सारे फेसिकुलाई मिलके एक पेशी का बंडल बना देते हैं। कुछ आया? याद आया सारा? अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, अच्छा इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई एक पेशी कोशिका जो मायोफाइबर है उसकी झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर के जीव द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उस रेटिकुलम में कैल्शियम भरा हुआ है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या भरा हुआ है? कैल्शियम भरा हुआ है। और उस कोशिका द्रव्य के बीच में पैरेलल, समानांतर रूप से व्यवस्थित मायोफिब्रिल है। अब क्योंकि केंद्र में मायोफिब्रिल है इसीलिए केंद्रक परिधि है। तो याद रखेंगे मायोफाइबर के अंदर केंद्र किधर की तरफ है? परिधि की तरफ है। अब परिधि की तरफ क्यों है? उसका कारण क्या है? केंद्र में मायोफिब्रिल से। याद आया? अब इसके आगे तो पेशी तंतु की संरचना पेशी तंतु की संरचना
और मायोफिलामेंट की संरचना। मायोफाइबर, इसी को हमने क्या कहा था? पेशी कोशिका। ये पेशी कोशिका है। और पेशी कोशिका किस समान है? तंतु के समान है। क्यों है ये तंतु के समान? क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी पेशी कोशिकाओं के जुड़ने से बनी हुई है। पेशी तंतु एक अकेली कोशिका नहीं है। पेशी तंतु बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं के जुड़ने से बनी हुई है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंसिशियल। क्या बोलते हैं? सिंसिशियल। सिंसिशियल शब्द क्या होता है? सिंसिशियल शब्द का मतलब होता है बहुकेंद्र की। सिंसिशियल शब्द का मतलब क्या होता है? बहुकेंद्र की। लेकिन यदि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ के बहुकेंद्र की संरचना बनाती है, तब तो उसको कहते हैं सिंसिशियल। और अगर एक केंद्रक टूटकर बहुत सारे केंद्रक बनाता है और वो बहुकेंद्र की संरचना बनती है, तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। दो शब्द यूज में लिया जाता है, सिनोसिटिक और सिंसिशियल। सिंसिशियल शब्द का मतलब समझ में आया? जब बहुत सारी छोटी छोटी एक केंद्र की कोशिका जुड़ेगी और एक बहुकेंद्र की संरचना बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे सिंसिशियल। और अगर कोई एक केंद्रक हो और वो लगातार कैरियोकाइनेसिस करे, केंद्रक विभाजन करे, और फिर बहुकेंद्र की संरचना बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। अब सिनोसिटिक का एग्जाम्पल क्या है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो कवक होता है, उसका कवक जाल बहुकेंद्र की होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। ठीक है। या फिर कोकोनट का एंडोस्पर्म, नारियल का जो भ्रूणपोष है, वो भी क्या होता है? सिनोसिटिक। लेकिन पेशी कोशिका जो है वो क्या होती है? सिंसिशियल। सिंसिशियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ के बनी हुई है। इसका मतलब एक पेशी तंतु कोई एक कोशिका नहीं है। पेशी तंतु अनेक कोशिकाओं से बनकर मिलकर बनी हुई एक कोशिका है, इसलिए वो तंतु के समान दिखाई देती है, लंबी, इसलिए नाम क्या रखा हुआ है? मायोफाइबर। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये एक कोशिका नहीं है, अनेक कोशिकाओं का एक समूह है। तो इसका निर्माण अनेक कोशिका के जुड़ने से हुआ है। तो जब ये अनेक कोशिकाओं के जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये बहुकेंद्र की है। बहुकेंद्र की कोशिका है ये। अब बहुकेंद्र की कोशिका है तो इसके लिए हम सिनोसिटिक नहीं, सिंसिशियल शब्द यूज में लेंगे। इसके मध्य भाग में मायोफिब्रिल होते हैं। ये मायोफिब्रिल किस रूप में व्यवस्थित है? पैरेलल, समानांतर रूप से व्यवस्थित। समानांतर रूप से ये व्यवस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मायोफिब्रिल में मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं? मायोफिलामेंट होते हैं। और ये जो मायोफिलामेंट है, ये गहरे और हल्के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। गहरे व हल्के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। और इसीलिए कंकालीय पेशियां रेखित है। इसीलिए कंकालीय पेशियां रेखित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइएटेड। ट्रैकिया पर कौन सा उपकला होता है? ट्रैकिया पे सूडो स्ट्रेटिफाइड, आवासीय स्तरित स्तंभाकार उपकला उत्तक।
जंतुओं में निम्नलिखित पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, सबसे कम विषाक्त का चुनाव करें तो सबसे कम विषाक्त कौन है? CO2। मैंने कहा था CO2 सबसे कम विषाक्त होता है। नाइट्रोजनस पदार्थों में सबसे कम विषाक्त होता है यूरिक एसिड। अब तुम्हारा टेस्ट कब है वापस? 27 को है। 27 को है तो उत्सर्जन तंत्र आ रहा है और गमन और संचलन आ रहा है। और उसमें बॉटनी में क्या आ रहा है? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम आ रहा है। सेल साइकिल भी आ रहा है और सेल वाला भी आ रहा है। 5, अच्छा ये तो माइलस्टोन है तुम्हारा। माइलस्टोन में बॉटनी में 5 चैप्टर है और जूलॉजी में 2 ही चैप्टर है। फैलोपियन ट्यूब पर कौन सा टिश्यू? फैलोपियन ट्यूब पर स्तंभाकार पक्षमाभी। इस चैप्टर का नाम अलग शो क्यों हो रहा है? इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यही है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हो गया? तो मायोफाइबर के लिए क्या लिखी हुई बात समझ में आ रही है? तो मायोफाइबर का निर्माण किससे हुआ है? अनेक कोशिकाओं के जुड़ने से हुआ है। जब अनेक कोशिकाओं के जुड़ने से हुआ है तो ये एक केंद्र की है या बहुकेंद्र की है? बहुकेंद्र की है। अब इस बहुकेंद्र की संरचना को हम क्या बोलेंगे? सिंसीशियल। क्या बोलेंगे? सिंसीशियल। ये शब्द याद होना चाहिए, सिंसीशियल। एक होता है सिनोसिटिक और एक होता है सिंसीशियल, दो अलग अलग वर्ड है ना। सिनोसिटिक का मतलब एक केंद्र के टूटने से बहुकेंद्र की संरचना बन रही है, और सिंसीशियल का मतलब क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं के जुड़ने से एक बहुकेंद्र की संरचना बन रही है। तो ये एक सिंसीशियल संरचना है। ये एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ भी है, याद होना चाहिए। इसके मध्य भाग में क्या मिलेंगे? मायोफिब्रिल मिलेंगे। तो मायोफिब्रिल कैसे व्यवस्थित होंगे? समानांतर रूप से व्यवस्थित होंगे। ये जो मायोफिब्रिल है इनके अंदर क्या है? मायोफिलामेंट है। और ये मायोफिलामेंट कैसे दिखेंगे? गहरे पट्टियों में, हल्के पट्टियों में, गहरे पट्टियों में, हल्के पट्टियों में, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे। इसीलिए कंकालीय पेशियां कैसी होती है? रेखित यानी स्ट्रेटेड होती है। ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये कथन है, कथन और कारण पे फोकस ज्यादा करना है। अगर मान लो एक कथन है कि कंकालीय पेशियां रेखित प्रकार की होती है, मान लो ऐसा आता है कि कंकालीय पेशियां रेखित प्रकार की होती है, तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा कि पेशियों में मायोफिलामेंट क्या होते हैं? एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन और फिर मायोसिन। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? रेखित पेशियां कहते हैं। तो अगर ये कथन है तो ये इसका कारण है। ये अगर कथन है तो ये इसका कारण है कि मायोफिलामेंट हल्के गहरे बैंड के रूप में एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? अब मायोफिलामेंट की संरचना देखेंगे। कितने बच्चे हैं जो ये चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हैं? ये सारी बातें बहुत सारी पहली बार ही सुनी है। ठीक है। मायोफिलामेंट की संरचना देखो, पहली बार पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन पहली बार में भी इतना अच्छी तरह से समझ लो कि वापस बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उसमें उन बच्चों को एडवांटेज नहीं है जिन्होंने 2 बार पढ़ रखा है, 1 बार पढ़ रखा है। उनको एडवांटेज है जो पहली बार में ही एकदम सही तरीके से उसको समझ ले। क्लियर है? तो भले ही तुम पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन फोकस तुम्हारा सीधा इस पर होना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है। अब मायोफिलामेंट की संरचना देखते हैं। पहले सबसे पहले पॉइंट कि मायोफिलामेंट किसको कह रहे हैं हम? हमने मायोफिलामेंट बोला है एक्टिन को, और किसको बोला है? मायोसिन को। एक मायोफिलामेंट है एक्टिन और एक मायोफिलामेंट है मायोसिन। एक्टिन वाले फिलामेंट को कहते हैं थिन फिलामेंट। क्या बोलेंगे? थिन फिलामेंट। आप इनको कह सकते हो पतले तंतु। इनको हम क्या कह देते हैं? पतले तंतु। और मायोसिन वाले को क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट को हम क्या कह देते हैं? मोटे तंतु। तो पतले तंतु और मोटे तंतु। पतला तंतु कौन है? एक्टिन प्रोटीन है। मोटा तंतु कौन है? मायोसिन है। और जो पतला तंतु है वो हल्का होगा, वो हल्का क्षेत्र बनाएगा, और जो मोटा तंतु होगा वो गहरा क्षेत्र बनाएगा।
और ये तंतु एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए पेशियां कैसे दिखाई देती है? रेखित। ये जो संरचना हम बात कर रहे हैं किसकी है? मायोफिब्रिल की। अब हम संरचना कौन सी देखेंगे? मायोफिब्रिल की संरचना देखेंगे। मायोफिब्रिल में एक लाइन होती है, इसको कहते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन है, देखो ये मायोफिब्रिल है, और इस मायोफिब्रिल में लगे हुए हैं ये मायोफिलामेंट, पीले कलर के तंतु, जेड लाइन, और ये है इसमें ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं जेड लाइन। ये कौन सी लाइन आ गई? जेड लाइन। जेड का मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ पे क्यों है, सब पढ़ेंगे अपन। और ये जो पीले कलर की जो संरचना नजर आ रही है इसको कहते हैं पतले तंतु, थिन फिलामेंट। ये है थिन फिलामेंट। और ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है ये है मोटे तंतु यानी थिक फिलामेंट। और इसी थिक फिलामेंट को हमने क्या कहा है? मायोसिन। और इस थिन फिलामेंट को हमने क्या कहा है? एक्टिन। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जेड लाइन है, जेड लाइन के ऊपर एक्टिन चिपका हुआ है, और जेड लाइन से निकलने वाला एक तंतु है जिसके ऊपर मायोसिन चिपका हुआ है। अभी एकांतर क्रम है, पहले एक्टिन आएगा, फिर मायोसिन आएगा, फिर एक्टिन आएगा, फिर मायोसिन आएगा, फिर एक्टिन आएगा, फिर मायोसिन आएगा। इसी तरह से एकांतर क्रम में चलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखित संरचना कहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से इनको एक साथ देखा जाए तो ये हल्के बैंड नजर आएंगे, सूक्ष्मदर्शी से इनको एक साथ देखा जाए तो ये गहरे बैंड नजर आएंगे। तो हल्के बैंड, गहरे बैंड, हल्के बैंड, गहरे बैंड, इसको अपन बोलते हैं रेखित पेशियां। एक्टिन, एक्टिन की जो लाइन है वो हल्की नजर आएगी, मायोसिन, मायोसिन की जो लाइन है वो गहरी नजर आएगी, फिर एक्टिन वाली लाइन हल्की नजर आएगी, फिर मायोसिन वाली गहरी नजर आएगी। तो एकांतर क्रम में हल्के बैंड, गहरे बैंड नजर आएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखित पेशियां कहते हैं। सुनो भाई बात, अब हमको क्या समझना है कि ये जो थिन फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है, और ये जो थिक फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है। ये संरचना आप देखनी है। अब आता है थिन फिलामेंट। हम थिन फिलामेंट को क्या कह सकते हैं? एक्टिन प्रोटीन कह सकते हैं। ये कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन किस किस का मिलकर बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन मिलकर बनता है एक तो सूक्ष्म तंतुओं से। किससे बनता है? सूक्ष्म तंतु से। साथ में ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी संरचना जो साथ में लगी हुई है उसका नाम है ट्रोपोनिन। ये तीन संरचनाएं मिलकर क्या बनाती है? एक्टिन प्रोटीन बनाती है। सूक्ष्म तंतु जिसको आप कह सकते हो माइक्रो फिलामेंट,
यही एक्टिन की संरचना का आधार है। मायोफिब्रिल का एक पार्ट मायोफिलामेंट होता है। हाँ, कह सकते हैं मायोफिब्रिल का एक पार्ट मायोफिलामेंट होता है। पेशी तंतु और पेशी कोशिका सेम ही है, बिल्कुल सही है शीतल जी। पेशी तंतु और पेशी कोशिका एक ही है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आधारी परत नहीं होती। आधारी परत का मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्रांजिशनल में नहीं होता, लेकिन आधार की परत यानी सबसे नीचे वाली कोशिकीय परत किसकी बनती है? घनाकार की। प्राथमिक प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोन, ये तो बॉटनी की बात है। बहुत सारी संग्रह नलिका रीनल पेल्विस में खुलते हैं। ये कह सकते हैं बहुत सारी संग्रह नलिका किस में खुलती है? माइनर कैलिक्स में। किस में खुलती है? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स इसमें खुलता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स इसमें खुलता है रीनल पेल्विस में। थिक प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है क्या? देखो, थिक और थिन इनको संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल अभी देखेंगे अपन कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन नियामक प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन संकुचनशील प्रोटीन है, ये सारी बात। अभी तो एक बार बेसिक संरचना अपने को समझनी है। हो गया सबका? PO2 और PCO2 दोनों एक साथ में लेस हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों के स्थल अलग अलग हैं। जहां पे PCO2 कम है वहां PO2 हाई होगा, और जहां पर PO2 कम है वहां PCO2 हाई होगा। अगर शरीर के अंदर की बात करते हैं तो वायुमंडल में दोनों कम हो सकते हैं, यदि वायुमंडलीय दाब कम है तो। सार्कोप्लाज्म कैल्शियम का भंडार नहीं है निशा जी। सार्कोप्लाज्म में नहीं होता है, किस में होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो, उसको कहते हैं रूपांतरित चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो, ये संरचना किसकी है? सबसे पहले तो ये बताओ ये क्या है? ये संरचना किसकी है? ये संरचना है मायोफिब्रिल की। किसकी संरचना है ये? मायोफिब्रिल। हिंदी में कहते हैं पेशी तंतुक, ठीक है, उसकी संरचना है। ये वाली संरचना कहां मिलेगी? ये वाली संरचना मिलेगी हमको सार्कोप्लाज्म में, कोशिका में। पेशी कोशिका के अंदर की बात है ये। हमने लास्ट क्लास में बना रखी है संरचना है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक संरचना बनाई थी कोशिका की। फिर मैंने कहा था देखो सार्कोलेमा है, फिर सार्कोलेमा गहराई के अंदर जा रही है, टी ट्यूब्यूल बना रही है, याद करो। फिर अंदर का एक जीव द्रव्य बनाया था कोशिका द्रव्य, जिसको हमने कहा था सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में ऐसे समानांतर 3 नलिकाएं बनाई थी जिनको हमने कहा था मायोफिब्रिल। वो संरचना मैंने यहां बनाई है। ये संरचना कौन सी है? मायोफिब्रिल की, जो खुद पेशी कोशिका के अंदर है, उसकी संरचना है ये। उस संरचना में व्हाइट वाली लाइन क्या है? जेड लाइन है। ये व्हाइट वाली लाइन क्या है? जेड लाइन है। ये जेड लाइन क्या है? प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन की संरचना है। तो आप ये कह सकते हो कि मायोफिब्रिल किसका बना होता है? मायोफिब्रिल प्रोटीन का बना होता है। अब ये प्रोटीन 3 तरह के हो सकते हैं। संकुचनशील प्रोटीन,
संरचनात्मक प्रोटीन और नियामक प्रोटीन, आगे बात करेंगे इस बारे में। मायोफिब्रिल ये वाली संरचना किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। अब इसमें 3 तरह के प्रोटीन होंगे, एक वो प्रोटीन जो संकुचन करेंगे, एक वो प्रोटीन जो संकुचन का नियमन करेंगे, और एक वो प्रोटीन जो इनको संरचना प्रदान करेंगे। अब जेड लाइन अपने आप में संरचना देने वाला है, क्योंकि जेड लाइन के ऊपर एक्टिन प्रोटीन चिपका हुआ है, तो आप इसको क्या बोलो? संरचनात्मक प्रोटीन बोलो। एक्टिन और मायोसिन इन दोनों का क्या होने वाला है? संकुचन होने वाला है, संकुचन करने वाले हैं, तो इनको बोलेंगे संकुचनशील प्रोटीन। और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये संकुचन में नियमन में भाग लेने वाले हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? नियामक प्रोटीन। अभी लिखवाऊंगा आगे, चिंता मत करो। तो बात समझ में आ रही है? पहले तो ये समझ में आ रहा है ये है कहां? बताओ कहां है? मायोफाइबर के अंदर है, खुद मायोफिब्रिल लेना। ये कहां है? मायोफाइबर में। यार इतनी आसानी से कभी समझाया ही नहीं मैंने, और तुम समझो 4 बार तो बता दिया मैंने। कहां है ये मायो? क्या है मायोफाइबर? क्या है बताओ? क्या है? क्या है मायोफाइबर? पेशी कोशिका। मायोफाइबर क्या है? पेशी कोशिका। अब वो फाइबर क्यों है? बताओ वो फाइबर क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं के जुड़ने से बनी हुई है, इसलिए फाइबर है। क्या वो एक केंद्र की है कि बहु केंद्र की है? वो बहु केंद्र की है। बहु केंद्र की सिनोसिटिक है या सिंसिशियल है? सिंसिशियल है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं के जुड़ने से बना हुआ है। उसकी झिल्ली का नाम क्या है? सार्कोलेमा। क्या नाम है? सार्कोलेमा। और अंदर के कोशिका द्रव्य का सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका भंडार है? कैल्शियम का भंडार है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद में ये बताया कि उस कोशिका द्रव्य में, सार्कोप्लाज्म के बीचों बीच में, सेंटर में कुछ तंतुनुमा संरचनाएं और हैं, जिनको क्या कहा? मायोफिब्रिल। क्या बोला? मायोफिब्रिल। इसीलिए केंद्रक परिधि की तरफ है। ठीक है, मायोफिब्रिल किसके बने हुए? प्रोटीन के। किसके बने हुए? प्रोटीन के बने हुए। इन प्रोटीन में 2 मुख्य प्रोटीन है, पतले तंतु और मोटे तंतु। पतले तंतु और मोटे, ये एकांतर क्रम में, पहले पतला फिर मोटा फिर पतला फिर मोटा, इसलिए क्या दिख रही है? रेखिक संरचना दिख रही है। अगर और गौर से देखोगे तो ये 3 तरह के प्रोटीन है। कौन कौन से? संरचनात्मक, संकुचनशील और नियामक। अब कौन नियामक है, कौन संरचनात्मक है, कौन संकुचनशील है, ये अपन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा? थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट हमने किसको कहा है? एक्टिन को कहा है। इस एक्टिन में 3 चीजें मिलेगी। कौन कौन सा? सूक्ष्म तंतु, जिसको बोलेंगे माइक्रो फिलामेंट, और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब ये देखते हैं क्या है, ये हटा दूं? तो देखिए, हम बात करते हैं पहले सूक्ष्म तंतु की। ये सूक्ष्म तंतु कैसे बना है? ये माइक्रोफिलामेंट कैसे बना है? माइक्रोफिलामेंट बनता है 2F कुंडलित प्रोटीन से। किससे? 2 कुंडलित F प्रोटीन से। या F शब्द का मतलब है फिलामेंट, ये उसका बना हुआ है। और F प्रोटीन किसका बना हुआ है? F प्रोटीन G प्रोटीन से बना हुआ है। और जो G है उसका मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। G का मतलब क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसे मान लो कि एक गोलाकार प्रोटीन है, इसको बोला मैंने G प्रोटीन। ये एक गोलाकार प्रोटीन है, इसको हमने कहा G प्रोटीन। ये जो G प्रोटीन है, इसके बिल्कुल केंद्र में तुम्हें एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सक्रिय स्थल है। ये इसका सक्रिय स्थल है। ये वो स्थल है जिसके साथ में मायोसिन जुड़ता है और संकुचन को प्रेरित करता है। ये वो स्थल है जिसके साथ में मायोसिन जुड़ता है और संकुचन को प्रेरित करता है। फिर से बोल देता हूं, ये वो स्थल है जिसके साथ में मायोसिन जुड़ता है और संकुचन को प्रेरित करता है। इसको कहते हैं G प्रोटीन का या एक्टिन का सक्रिय स्थल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूक्ष्म तंतु किसका बना हुआ है? 2 कुंडलित F प्रोटीन का बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है देखेंगे।
और एफ प्रोटीन किसका बना हुआ है? जी प्रोटीन का बना हुआ है। और ये जी प्रोटीन ऐसा दिखता है। ऐसे बहुत सारे जी मिलके क्या बनाएंगे? एक ग्लोब्यूलर संरचना बनाएंगे, यानी एक फिलामेंट बनाएंगे। जैसे मान लो ये है, ये देखो, ये एक जी प्रोटीन है और बहुत सारे जी मिलकर एक तंतुनुमा संरचना बना रहे हैं, जिसको मैंने बोला एक एफ। ठीक है, फिर एक और जी प्रोटीन का एक बहुलक है जो मिलकर क्या बना रहा है? एफ। अब ये दो एफ है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? माइक्रो फिलामेंट या सूक्ष्म तंतु कहते हैं। तो सूक्ष्म तंतु किसका बना हुआ है? दो एफ प्रोटीन का बना हुआ है। और एक एफ प्रोटीन किसका बना हुआ है? जी प्रोटीन का बना हुआ है। समझ गए? दो एफ प्रोटीन है, लेकिन ये मैंने तो सीधे बनाए, ये होते हैं एक दूसरे पर कुंडलित है, तो इनको बोलते हैं कुंडलित एफ प्रोटीन। तो दो होंगे कुंडलित एफ प्रोटीन, और एक एफ प्रोटीन की एक संरचना का नाम क्या है? जी प्रोटीन। बोलो यहां तक समझ में आई बात? और इन सभी जी प्रोटीन के अंदर क्या होंगे? सक्रिय स्थल। ये सक्रिय स्थल है। ये है दो एफ प्रोटीन। अब ये जो सक्रिय स्थल जो हमने बनाए हैं रेड कलर के, ये व्हाइट कलर के जो डॉट है, इनके ऊपर एक कुंडली संरचना है जो इनको ढक के रखेगी। एक कुंडली संरचना जो इनको ऐसे ढक के रखेगी। ये दो प्रोटीन है, दिखते एक हैं, दो प्रोटीन है जो पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोमायोसिन कहते हैं इसको। ये ट्रोपोमायोसिन भी कैसे हैं? दो कुंडलित, ये दो कुंडलित प्रोटीन है। और इन दो कुंडलित प्रोटीन के ऊपर 3 ट्रोपोनिन लगे हुए हैं। 1, 2 और एक और है 3। इन 3 के एक समूह को हमने क्या बोल दिया? ट्रोपोनिन। ये 3 का एक समूह जो है इसको हमने कह दिया ट्रोपोनिन। तो ये वाला जो प्रोटीन है ये है ट्रोपोनिन। अब इन सबको मिलाकर, इन सबको एक साथ बोलना हो तो बोलेंगे एक्टिन, या फिर क्या बोल देंगे? थिन फिलामेंट। प्रोटीन के समूह को एफ फिलामेंट कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो बताओ एक्टिन किस किस से मिलके बना हुआ है? बोलो, एक्टिन किस किस से मिलके बना हुआ है? सबसे पहले सूक्ष्म तंतु। एक्टिन किसका बना हुआ है? सूक्ष्म तंतु। सूक्ष्म तंतु के साथ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के साथ ट्रोपोनिन। 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म तंतु, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को मिलाकर क्या बोलेंगे? एक्टिन। ये संरचना में कैसे होंगे? पतले, इसलिए आप इनको क्या कह सकते हो? थिन फिलामेंट। थिन 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 फिलामेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो सूक्ष्म तंतु है ये किसका बना हुआ है? बोलो भाई, किसका बना हुआ है? दो एफ प्रोटीन का। सीधे सीधे हैं कि कुंडलित हैं? 2 एफ प्रोटीन आपस में कुंडलित हैं। एक एफ प्रोटीन किसका बना हुआ है? जी प्रोटीन का। बहुत सारे जी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जी प्रोटीन को जी क्यों बोला? ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर। एफ को एफ क्यों बोला? फिलामेंट। बात समझ रही है? एफ जी प्रोटीन के ऊपर क्या है? सक्रिय स्थल है, और उनको ढकने के लिए कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको क्या कह रहे हैं? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन।
दोनों तरफ हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोब्यूलर है, तो ग्लोब्यूलर में आप ना सेंटर मान सकते हो ना साइड मान सकते हो, क्योंकि ये तो कुंडलित है ना। मेरी बात नहीं सुन, मान लो केंद्र में और ये कुंडलित होंगे तो साइड में खिसक जाएंगे। तो अब इनको एक जगह तो फिक्स मान ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा ही कुंडलित है ये तो। सर आप एक हेल्प करोगे क्या कि मैं बीएससी में फेल हो गई और मुझे नीट क्लियर करना है तो अच्छे रैंक से, और बैकलॉग हो गया। देखो एक सिंपल सी चीज है, तुमको ये समझना चाहिए कि सिलेक्शन जो है ना, नीट में सिलेक्शन कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाता है, ये तो मान के चलना। सिलेक्शन स्टूडेंट खुद कराता है। सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बताएं? एक विद्यार्थी खुद रेस्पॉन्सिबल है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, मान लो आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि 70% रोल एक स्टूडेंट का होता है, 30% जो रोल है या 20% जो रोल है वो टीचर का होता है, 10% जो रोल है वो इंस्टीट्यूट का होता है। ये मेरा मानना है, बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर विद्यार्थी खुद चाहेगा ना कि उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो ही सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि भाई हम देखो तुम लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम तुमको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो सारी बात सही है, लेकिन मान लो कि मैंने तुमको सारी बातें बता दी, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये भी खुला प्लेटफॉर्म है, मैंने तुम्हें सारी बातें समझा दी, अब तुम घर जाके नहीं पढ़ो, उसको वापस रिमाइंड नहीं करो, वापस रिवीजन नहीं करो, तो कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता। तो खाली मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्या काम चलेगा? उसको वापस जाके पढ़ना पड़ेगा, उसको वापस जाके रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट का ज्यादा बड़ा रोल है सिलेक्शन के लिए। और आप खुद चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, मेरे को डॉक्टर बनना ही बनना है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें रोज आके बोलूं कि तुमको सिलेक्शन कराना है, उससे कई ज्यादा बेटर है कि तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि तुमको मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो ज्यादा बड़ा रोल है। इसलिए सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? स्टूडेंट खुद। आप कितना सोचते हो उसके बारे में? किस्मत का भी रोल होता है। देखिए किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करेगा। तुक्का लगने पर कभी सिलेक्शन नहीं होता। आप मान लो कि नीट के पेपर में सारे तुक्के मार के आ जाओ, तुमको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। किस्मत दो जनों का साथ देती है, किस्मत दो जनों का साथ देती है, एक जो मेहनती है, दूसरा जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है ना उसका किस्मत साथ देगी, क्योंकि पैसा है, पैसा खर्च करके पेपर आउट करा लो, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। जिसके पास पैसा है ना उसके पास में बहुत सारे तरीके हैं। सर कोटा में आए दिन सुसाइड क्यों हो रहे हैं? देखो एक बहुत बड़ा रोल है। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। चले मैं एक फिजियोलॉजी समझाता हूं तुम्हें। चलो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि सुसाइड होने के पीछे का क्या कारण है, कोई भी डिप्रेशन के पीछे का क्या कारण है। अपन उस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है? देखिए नहीं समझना है ना, तुम्हें उस चीज को समझना पड़ेगा। एक फिजियोलॉजी है, एक मानव के शरीर की फिजियोलॉजी है, वो तुम्हें ये समझाएगा कि तुम कैसे किसी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और कैसे डिप्रेशन में जाते हो, कैसे तुम्हारी सोच बदलती है, ये सारी बात है ना। जैसे अगर मैं आज से 5 साल 10 साल बैक जाता हूँ तो क्या होता था कि भाई हम लोग स्कूल जाते थे, और स्कूल जाने पर हमारे एग्जाम होते थे, टीचर्स हमको मारते भी थे, मारते थे, किसी को फोड़े होंगे, भाई हमको तो नहीं मारा खैर, लेकिन फोड़े थे, डंडे से मारते थे, ये करते थे वो करते थे, है ना। तो हमको वैसे दुख होता था उस टाइम कि यार हमको मार दिया, यार यहाँ से दुख रहा है, वहाँ से दुख रहा है, कहाँ से दुख रहा है दुख होता था। और फिर कभी अचानक से ऐसे छुट्टी अनाउंस हो जाती थी कि आज तो स्कूल की छुट्टी है, तो मतलब देखो आप जन्नत का एहसास होता था। इधर से उधर दौड़ते थे गलियों में, आज तो छुट्टी है, ये है वो है, मिट्टी में खेलना, ये करना। जब आपको खुशी का एहसास होता है ना, जब आपको अंदर से यूफोरिया की फीलिंग आती है, अच्छा अनुभव होता है, तो आप ये मानो कि आपके शरीर में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है डोपामाइन। जो डोपामाइन होता है ना, ये यूफोरिया की फीलिंग देता है। यूफोरिया का मतलब होता है एक एहसास, एक सोच, एक है ना, आप ये मानो कि फ्यूचर प्लानिंग। इसके बारे में सारी बातें कौन बताता है? डोपामाइन। अगर आपकी बॉडी में डोपामाइन का स्त्रावण हो रहा है,
इसका मतलब आप एक होप के साथ जीते हो कि नहीं मेरे जीवन में कभी अच्छा होगा, एक समय आएगा। जैसे बैठे बैठे तुम सोचते हो ना, कई बार कोई विद्यार्थी सोचता है कि यार आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है और इसके बाद में जब मैं नीट की परीक्षा दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आशावादी सोच है ना, ये कौन क्रिएट करवाता है? डोपामाइन क्रिएट कराता है। ठीक है, अब मान लो कि आपके जीवन में अगर दुख आया, मान लो दुख है, तो डोपामाइन का स्तर बहुत कम है। फिर अगर मान लो दुख के बाद में अगर तुम्हें आशावादी सोच चाहिए तो तुम्हारे बॉडी में क्या निकलता है? डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन के सोचने उसके बाद में क्या सोचते हैं? चलो अभी तो दुख है, लेकिन एक समय के बाद में हमारा समय अच्छा हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हम लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं मैं मेहनत करूंगा, और फिर वापस अपन निकल के उससे बाहर आते हैं। यानी आप ये मानो कि डिप्रेशन से निकालने वाला भी कौन है? डोपामाइन है। आज के समय में क्या हो रहा है पता है? आज के समय में ये हो रहा है कि विद्यार्थी ज्यादातर समय मोबाइल पर है। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं, मैं वास्तविकता बताता हूं, उसको समझना कि विद्यार्थी का ज्यादातर समय किस पर है? मोबाइल में। मोबाइल में भी कहां? इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, टक 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 रील्स देख रहे हैं। ठीक है, अब वो पता है क्या कर रहे हैं? अपना सारा फोकस किस पर लगा दिया? मोबाइल में। और उस मोबाइल्स की उस रील से उसको खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है मतलब बॉडी में डोपामाइन निकल रहा है, स्रावित हो रहा है। फिर एक चेंज किया, फिर दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, फिर बोर हो गए, मान लो बोर हो गए तो गेम पे आ गए, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। फिर मान लो उधर से बोर हो गए तो किसी से चैट कर रहे हैं, उधर बोर हो गए तो फोन लगा दिया, और गए तो क्या किया पता है? हमने अपने डोपामाइन के स्तर को उच्च रखा। यानी हमने एक ही एक चीज, खुशी 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 को ढूंढने के चक्कर में शरीर में डोपामाइन का स्त्रावन कराया। अब पता क्या होगा? एक समय आने के बाद में जो डोपामाइन है ना, चाहते हुए भी स्त्रावित नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया? हमारे न्यूरॉन और डोपामाइन के संश्लेषण को रोक के रख दिया। तो अब चाहते हुए भी क्या होगा? उसका स्त्रावण नहीं होगा। अब मान लो कि जीवन में अब जो विद्यार्थी मोबाइल पे लगा हुआ है, मान लो थोड़े समय के लिए होता है, बात समझ में आती है, मान लो मोबाइल पे लगा हुआ है, तो मोबाइल पे लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो पढ़ तो नहीं पाएगा, ये तो तुम मानते हो। सारा समय तो मोबाइल पे लगा दिया, 1 घंटा 2 घंटा सब मोबाइल पे चला गया, वो पढ़ नहीं पाएगा। सिलेक्शन होगा क्या उसका? नहीं होगा। क्या वो फ्यूचर अपना सिक्योर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आएगा, तय है उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आएगा। या फिर मान लो कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने किसी बच्चे को कोचिंग में भेजा पढ़ने के लिए, और पेरेंट्स ने उस बच्चे को बोला देख बेटा मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ और मैंने इतनी जबरदस्त मुश्किल से ये फीस इकट्ठा की है, या मैंने जमीन बेची है, या मैंने ये किया है, या मैंने वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो वो जो सोच है उस विद्यार्थी के अंदर बैठ गई, यानी वो दुख उस विद्यार्थी के अंदर बैठ गया। अब उस दुख से उबारने वाला कौन था? डोपामाइन। तो डोपामाइन ये देता कि चलो ठीक है, पापा ने फीस भरी है, मम्मी ने फीस भरी है, कैसे भी करके फीस भरी है, मैं इससे वापस कैसे बाहर निकल पाऊंगा? सिलेक्शन होने के बाद। और मैं सेलेक्ट हो गया तो ये सारी की सारी जो फीस है वो जाएगी। लेकिन हमने मोबाइल में क्या किया? अपने डोपामाइन के स्तर को एकदम गिरा दिया, तो वो ऊपर आ ही नहीं रहा। तो आशा बंद ही नहीं रही है, मेरा सिलेक्शन होगा ये सोच ही नहीं रहा, वो क्या होगा ही नहीं, कुछ भी कर लूं मैं होगा ही नहीं। जीवन में हार मान ली, यानी डिप्रेशन में चला गया। अब उस डिप्रेशन से बाहर निकलने वाला डोपामाइन तो है ही नहीं। तो अब एक ही रास्ता बचा है, पंखा, जो हमें उड़ा सकता है और उड़ा देता है। हाँ जो भी है, मतलब मेरा एक कहने का तरीका। तुम्हें बात समझ में ही हो क्या रहा है? ये खैर धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें। और अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी सफल नहीं होता है, मान लो कि इस स्तर पे नहीं आगे चला गया और वो सफल नहीं होगा, तो तुम्हें पता है कंपटीशन कितना स्ट्रांग है जीवन में। अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसा तो कमाना पड़ता ही है, और पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अब क्या किया हमने? अपने जीवन में बिल्कुल खुशी ढूंढने के चक्कर में मेन जो क्रूशियल समय था, जो मेन फ्यूचर बनाने वाला समय था, वो तो हमने मोबाइल में निकाल दिया। अब हमारा फ्यूचर बनेगा नहीं, फैमिली की जिम्मेदारी पड़ेगी, तो क्या होगा? और डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए हमेशा दुख आना चाहिए जीवन में, स्ट्रेस आना चाहिए जीवन में, तुम्हें टेंशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन लेनी पड़ेगी। और टेंशन लेने के बाद में उससे उबारने वाला कौन आएगा? डोपामाइन आएगा, जो तुम्हें आशा देगा, जो तुम्हें एक उम्मीद देगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए तुम मेहनत करोगे। तो इसलिए अपने जीवन में इस मोबाइल को छोड़ो और किस में आओ? पढ़ाई पे आओ। पढ़ो, स्ट्रेस लो, तनाव लो कि नहीं मेरे को सिलेक्शन कराना है, मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 1-2 घंटे बायो पढ़ो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस हैबिट में डालोगे, तुम्हें तनाव लेना पड़ेगा। अब तुम ये सोच के रखते हो कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा, तो फिर पता नहीं कौन करेगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। तो तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं मेरे को मेहनत, बिना मेहनत किए हुए तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया क्या? कुछ समझ में आया तुम्हें?
देखो मैं तो क्या करता हूं, मैं रियलिटी बताता हूं, सच्चाई मेरे बताने का काम है, ठीक है। अब तुम लोग क्या सोचते हो तुम्हारा काम है। सच्चाई ये है कि सिलेक्शन किसको कराना होता है, विद्यार्थी को कराना होता है, तुम्हें कराना है, सबको कराना है। और इसके बारे में सोचना किसको है, तुम्हें ही सोचना है। पढ़ना किसको है, मैंने तुम्हें क्या, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें सारी बातें बता, A to Z वो सारी बातें बता सकता हूं जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगी, लेकिन उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करने का काम किसका है, तुम्हारा है। तो अगर तुम अच्छे से सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि तुमको सिलेक्शन कराना है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर समय निकलता रहेगा और ये समय वापस नहीं आएगा। अब देखो ये जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन में यहां पर मान लो ये सक्रिय स्थल है, ये मान लिया जी प्रोटीन है, और ये जी प्रोटीन का मान लिया हमने ये क्या है, सक्रिय स्थल है। अब इसके बिल्कुल पास में यहां पर एक प्रोटीन चल रहा है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन नहीं है ना, ये अपने आप में दो प्रोटीन है, लेकिन इतने पास पास में चिपके हुए हैं कि लगता एक ही है। ये ट्रोपोमायोसिन है लाल कलर का, ठीक है। ये है ट्रोपोमायोसिन। अब इस ट्रोपोमायोसिन पर तीन प्रोटीन चिपके हुए हैं, तीन प्रोटीन चिपके हुए हैं। एक प्रोटीन यहां है, ये रहा, ये कलर थोड़ा सा लाइट है। एक प्रोटीन ये रहा, एक प्रोटीन और है साइड में यहां पर, एक प्रोटीन और लगा हुआ है वो यहां पे। ये तीन प्रोटीन है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। इन तीनों को अगर एक साथ नाम देना हो तो हम क्या कह देते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। ये तीनों मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं जिसको हमने कह दिया ट्रोपोनिन। ये है मान लो ट्रोपोनिन, ठीक है। अब इस ट्रोपोनिन में तीन प्रोटीन मैंने बताया, कौन कौन सा प्रोटीन है देखो। ये ब्लू कलर का जो है इसको कहते हैं आई, ये जो येलो कलर का है इसको कहते हैं टी, और जो ग्रीन कलर का उसको कहते हैं सी। तो यानी ट्रोपोनिन अपने आप में तीन तरह के हो गए, ट्रोपोनिन तीन हो गए। कौन कौन सा, आई, एक आई हो गया, एक टी हो गया, और एक हो गया सी। या आई शब्द का मतलब है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी यानी संदमक कहते हैं इसको। या टी का मतलब है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और सी का मतलब है कैल्शियम। सी का मतलब क्या है, कैल्शियम। ये तीन है ट्रोपोनिन। इनहिबिटरी ने क्या कर रखा है, एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढक के रखा है। एक्टिन का सक्रिय स्थल ढका हुआ। ट्रोपोमायोसिन किससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रोपोमायोसिन से, टी वाला जो है वो खुद ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है। ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है। और जो सी है वो किसके साथ जुड़ेगा, ये कैल्शियम से जुड़ेगा, ये कैल्शियम से जुड़ेगा, ठीक है। तो वापस देखो, ये जी प्रोटीन था, गोला वाला प्रोटीन जी प्रोटीन है, ठीक है। जी प्रोटीन के बिल्कुल सेंटर में मैंने क्या बना रखा है, एक सक्रिय स्थल, जिसके साथ कौन जुड़ना पड़ेगा, मायोसिन। जब इसके साथ मायोसिन जुड़ेगा तो पेशी का संकुचन होगा। लेकिन इस सक्रिय स्थल को ढकने के लिए एक प्रोटीन है ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है, आई। आई मतलब इनहिबिटरी यानी अवरोधक, जो मायोसिन को एक्टिन के साथ जुड़ने से रोकेगा, रोकेगा। फिर जो ब्लू कलर का प्रोटीन है वो खुद किसके ऊपर चिपका हुआ है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर चिपका हुआ है। और जो ग्रीन कलर का प्रोटीन है वो फ्री है, वो किसके साथ जुड़ेगा, कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो कैल्शियम जब आएगा, मानो कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम के आने पर सी वाला कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, तो कैल्शियम उसको खींचेगा, और जब कैल्शियम उसको खींचेगा तो ये तो तीनों की तीनों प्रोटीन इस सड़क के साइड में आ जाएंगे। ये तीनों प्रोटीन इस ट्रोपोमायोसिन के रेस्पेक्ट में सड़क के साइड में आ जाएंगे। साइड में आते ही इसका सक्रिय स्थल खुल जाएगा, मायोसिन
अटैक करेगा और पेशी का संकुचन होगा। नहीं यही बात समझ में? ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये वाला जो जी प्रोटीन है इसको मान लो कि एक पानी का टैंक है। टैंक होता है, अंडरग्राउंड टैंक है, मान लो हौद जिसको अपन कहते हैं, पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक में मान लो पूरे पानी के टैंक को मैंने बोला एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। क्या टैंक के बीचों बीच खड्डा होता है जिसमें बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं? वो जो खड्डा है ना वो सक्रिय स्थल है, किसका? एक्टिन का। तो पूरा बड़ा पानी का टैंक एक्टिन प्रोटीन है, उसके बीचों बीच में जो खड्डा है वो उसका सक्रिय स्थल है, ठीक है। क्या पानी के टैंक में ढक्कन होता है? ढक्कन वो वाला खींच के साइड में कर दो, ढक्कन होता है। वो ढक्कन मान लो ट्रोपोमायोसिन है। क्या उस ढक्कन के ऊपर हैंडल होता है? वो ट्रोपोनिन है। वो हैंडल कौन है? ट्रोपोनिन है, हैंडल, ठीक है। और तुम्हारा हाथ क्या है? कैल्शियम। तो जब कैल्शियम आया तो किसके साथ जुड़ा? ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ा और पकड़ के खींचा तो हैंडल आ गया, साइड में ढक्कन हो गया साइड में, और एक्टिन का सक्रिय स्थल खुल गया। और खुलती कौन है? बाल्टी। बाल्टी कौन है? मायोसिन। आके चिपका और संकुचन शुरू। अभी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के बिल्कुल बीचों बीच में सक्रिय स्थल है। सक्रिय स्थल के साइड में क्या लगा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। ट्रोपोमायोसिन पर एक ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर, जिसका नाम है ट्रोपोनिन टी। एक जुड़ा हुआ है आई जो एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढक रहा है। एक जुड़ा हुआ है सी जो साइड में। सी आने पर वो सी को खींचेगा, कैल्शियम के आने पर सी को खींचेगा। सी को खींचते तीनों साइड में, ये सब के सब साइड में आ जाएंगे और एक्टिन का सक्रिय स्थल खुल जाएगा। खुलते मायोसिन अटैक करके संकुचन करेगा। इसका मतलब संकुचन के लिए कौन सा मिनरल निकलना चाहिए, कौन सा खनिज निकलना चाहिए? कैल्शियम। बिना कैल्शियम के पेशी संकुचन संभव नहीं है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फोन यूज करते हैं, अरे उसमें दिक्कत नहीं है, तुम समझे नहीं। फोन उपयोग में, पढ़ने के लिए फोन उपयोग में करते हैं तो गलत नहीं है। मैंने कहा खुश रहने के लिए फोन उपयोग में लेते हैं, वो गलत है। क्या सर अब से सिलेक्शन हो सकता है? देखिए सिलेक्शन कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब आप सोचो कि सिलेक्शन कराना है तब से संभव है। मेरे टेस्ट में 550 से 600 के पास नंबर आ रहे हैं। एससी कैटेगरी में हूं, क्या मुझे एम्स जाने के लिए कितने टारगेट सेट करूं? कौन सा वाला एम्स जाने के लिए टारगेट सेट करना है? पहले तो ये जोधपुर एम्स के लिए एससी कैटेगरी में 620 नंबर चाहिए। इसका मतलब हम पढ़ते टाइम खुश नहीं है। पढ़ाई करते टाइम कौन खुश होता है? पढ़ते टाइम खुश होते हैं? अरे वाह, चलो देखिए आप सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। हाँ क्यों? क्या करें? काउंसलिंग की सेकंड लिस्ट आ गई। हाँ एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ आज पता चलेगी। सेकंड लिस्ट आज ही आई है। सर जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा सिलेक्शन। इंग्लिश, इतनी ज़्यादा इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, जितना अपन पढ़ रहे हैं उतनी इंग्लिश की आवश्यकता है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ने से नीट में क्या फायदा है? कुछ नहीं है, ओबीसी जनरल बराबर है। अच्छा ये बात ध्यान रखना भाई, अब ओबीसी वाले खुश नहीं हो। जिनकी कैटेगरी ओबीसी है वो अपने आप को जनरल माने, क्योंकि ओबीसी और जनरल के बीच में 2 नंबर का फर्क है। कितने नंबर का फर्क है? 2 नंबर का, 2 नंबर का फर्क है। अब ये तो 2 नंबर का फर्क है ना, ये ना तो सवाल छोड़ने से रिलेटेड है ना सवाल एक गलत करने से रिलेटेड है। आप एक सवाल छोड़ते हो तो 4 नंबर पीछे जाओगे, गलत करते हो तो 5 जाओगे, फर्क 2 का है। इसका मतलब बराबर हुआ ना। लेकिन जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में आता है, वो अपने आप को ओबीसी मान ले, क्योंकि उसमें 6 नंबर का फर्क है, यानी उसमें एक क्वेश्चन ज्यादा गलत कर सकते हो।
ईडीएस, ईडीएस नहीं, ईडब्ल्यूएस, 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 ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लगता है, जो जनरल में ना उन्हीं की ये कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। इसमें एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है, उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलता है। अब सर जूलॉजी की ज़्यादा क्लास लगाएं। देखिए क्लास आएगी 2-2, 3-3 जो भी है। हाँ, संडे क्लास है, ठीक है। कल नहीं है, कल है, बॉटनी की है। ये हो गया क्या? चले, ये तो था एक्टिन, अब आता है मायोसिन। हाँ, ट्रोपोनिन वाला ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन वाला जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है ना, वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, सुनिए, एक ट्रोपोनिन टी है, टी शब्द का मतलब है ट्रोपोमायोसिन, इसका मतलब वो वाला ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। आई का मतलब है इनहिबिटरी, अवरोधक, जिसने एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढका हुआ है। तो इसका मतलब जो टी वाला प्रोटीन है ना ट्रोपोनिन, वो है तो ट्रोपोनिन, लेकिन जुड़ा हुआ किससे? ट्रोपोमायोसिन से। और ट्रोपोमायोसिन किसको बोला? रेड कलर की लाइन को हमने ट्रोपोमायोसिन का है, ठीक है। मायोसिन की बात करते हैं। क्या मायोसिन को हम कह सकते हैं थिक फिलामेंट? मायोसिन को और हम क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट कहते हैं, मोटे तंतु कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ये एक बहुलक प्रोटीन है। आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसा प्रोटीन है? ये बहुलक प्रोटीन है, यानी पॉलीमर है ये। दूसरा, ये संरचनात्मक प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, तो ये प्रोटीन एंजाइम समान कार्य करता है। ये प्रोटीन एंजाइम समान कार्य करता है। ये आ सकता है तुम्हारे नीट में कि पेशियों में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो एंजाइम के समान कार्य करता है, तो आंसर क्या जाएगा? मायोसिन। अपन उस एंजाइम का नाम भी लिखेंगे कि कौन सा एंजाइम है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि संकुचन तो करता ही करता है, साथ में एक एंजाइम के समान भी कार्य करता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी जो इकाई है उसको कहते हैं मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। ये मीरोमायोसिन कहते हैं। तो मायोसिन ये एक बहुलक प्रोटीन है, पॉलीमर प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किसके समान कार्य करता है? एंजाइम के समान कार्य करता है। और इसकी जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन कहते हैं। अब ये मीरोमायोसिन कैसे है देखते हैं। पहले तो मायोसिन की टोटल संरचना देखते हैं, फिर मीरोमायोसिन देखते हैं। ये मायोसिन कैसा दिखता है?
ये मायोसिन है, ये कैसा प्रोटीन है? मायोसिन। और इस मायोसिन प्रोटीन में जो बिल्कुल बीचों बीच में लाइन बनाई है हमने डॉटेड, इसको कहते हैं एम लाइन। ये कौन सी लाइन है? एम लाइन। एम को मतलब मिडिल लाइन कह सकते हो आप। और इसमें जो ब्लू कलर के तंतु बाहर आ रहे हैं, ये सब कौन है? मीरोमायोसिन। तो अगर एक मीरोमायोसिन की संरचना देखी जाए तो कैसे दिखेगी? ये मीरोमाइन की संरचना ऐसे दिखेगी। इस मीरोमायोसिन में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसको कहते हैं HMM, यानी हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं LMM, लाइटर मीरोमायोसिन कहते हैं। इसमें ऊपर वाले जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं हेड, और ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र है, इसको कहते हैं शॉर्ट आर्म, यानी छोटी भुजा। इसको कहते हैं छोटी भुजा। इस शॉर्ट आर्म और हेड के ऊपर यहां पे दो स्थल होते हैं, जिनको आप कह सकते हो एटीपेज स्थल और एक्टिन बंधक स्थल। यहां पे दो स्थल हो सकते हैं। ये है एटीपेज एंजाइम, और एक स्थल क्या हो सकता है? एक्टिन बंधक स्थल। तो वापस देखिए कि ये क्या बनाया हमने। सबसे पहले मायोसिन एक प्रोटीन है या बहुलक है? बहुलक है। मायोसिन एक बहुलक है। और क्या ये प्रोटीन किसी एंजाइम के समान कार्य कर सकता है? और उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। ये कौन से एंजाइम के समान कार्य कर सकता है? एटीपेज। ये आ सकता है नीट में कि मायोसिन कौन से एंजाइम के समान कार्य करेगा? एटीपेज। जब हमने मायोसिन बनाया तो हमने मायोसिन ऐसा बनाया। ये मायोसिन ऐसा दिखता है, ठीक है, मोटा प्रोटीन है, और उसके बीचों बीच में एक लाइन है जिसका नाम क्या है? एम लाइन है। इस एम लाइन से जुड़े हुए हैं बहुत सारे छोटे छोटे तंतु, जिनको हमने क्या कहा है? मीरोमायोसिन। इसका मतलब ये मान लो कि मायोसिन की इकाई को क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन कहते हैं। ये मीरोमायोसिन अपने आप में दो कुंडलित प्रोटीनों से बना हुआ है। ये मीरोमायोसिन के दो प्रोटीन है, एक ये वाला और दूसरा पास वाला। ये बड़ा दिख रहा है, मोटा, इसको क्या बोला? हैवी मीरोमायोसिन। और ये पतला दिख रहा है तो क्या बोला? लाइटर मीरोमायोसिन। हल्का मीरोमायोसिन, भारी मीरोमायोसिन। ये भारी क्यों है? क्योंकि यहां पर अमीनो एसिड ज्यादा है। ये हल्का क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड कम है, क्योंकि प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बनेगा। इस हैवी वाले में ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? हेड। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? छोटी भुजा, शॉर्ट आर्म। तो शॉर्ट आर्म और ऊपर हेड, ये दो है। और ये जो शॉर्ट आर्म है, ये एक एंगल पर, एक कोण पर बाहर निकला हुआ है। ये देखो सबके सब एक कोण पर बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक एक्टिन के साथ जुड़ेंगे नहीं। अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो एक्टिन के साथ जुड़ेंगे नहीं। अब ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि जैसे ये मायोसिन है, ठीक है, इस मायोसिन के ऊपर उभार है, जिसको हमने क्या बोला? हेड या हैवी मीरोमायोसिन का। ये एक्टिन इधर है और एक एक्टिन इधर है। तो पता क्या करते हैं? ये मीरोमायोसिन के हेड है ना, एक तो इसको पकड़ते हैं,